क्या बताना है तुम्हें आखिर? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया तक हो गया था ना, तो अब हम पढ़ेंगे सिक्कल सेल अनीमिया। सिक्कल सेल अनीमिया। तो अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है, या हमारा बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो कम ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। अब उसके कई रीजन हो सकते हैं। मैस्चुरेशन रीजन हो सकता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, इंजरी हो जाए, ठीक है, आयरन की कमी हो जाए खून में, उसकी वजह से भी क्या होगा, ऑक्सीजन कम कैरी होगा। पर ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी कौन से डिसऑर्डर में आती है? जेनेटिक डिसऑर्डर में, ठीक है। तो सिक्कल सेल अनीमिया का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होती है, वो रेड ब्लड सेल्स होती है बाई कनकेव। कैसी होती है? बाई कनकेव। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली होती है बाई कनकेव, और बाई कनकेव से ये कैसी हो जाती है? सिक्कल शेप। कैसी हो जाती है? सिक्कल शेप। तो सिक्कल होता क्या है? सिक्कल जैसे तुमने गांव में देखा होगा, काटने के लिए एक वो होता है ना, तो जो काटने वाला है बिल्कुल वैसी शेप हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिक्कल शेप कहते हैं। तो नॉर्मली जो आरबीसी होती है वो बाइकनकेव होती है, आरबीसी बाइकनकेव होती है, पर सिक्कल सेल एनीमिया में वो कैसी शेप की हो जाती है? सिक्कल शेप्ड हो जाती है। और ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल की। किसकी बात कर रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो शेप के बारे में होगी कि सिक्कल सेल एनीमिया में आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है? बाइकनकेव से सिक्कल शेप हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि सिक्कल सेल एनीमिया क्या है। तो सिक्कल सेल एनीमिया जो है ये किस कैटेगरी में आता है? तो इसे लिखते हैं इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो ये ऑटोसोम्स में आती है। किसमें आती है? ऑटोसोम्स में। तो इट इज अ ऑटोसोमल, ऑटोसोमल, ऑटोसोम्स कौन होते हैं? जो एक्स वाई क्रोमोसोम को छोड़ के क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो ऑटोसोम्स पे भी कौन सी डिसऑर्डर है? ये रेसेसिव, ठीक है। तो इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, डोमिनेंट है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। इन विच इसमें क्या होता है? इन विच पॉइंट म्यूटेशन, जिसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन होता है, इन विच पॉइंट म्यूटेशन अकर इन विच पॉइंट म्यूटेशन अकर एट बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के ऊपर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो होता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोम्स पे ये डिसऑर्डर होता है। और ऑटोसोम्स पे डिसऑर्डर किस वजह से होता है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है एक डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बदल जाता है। एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्या कर जाता है? बदल जाता है, ठीक है। और कहां पे बदलता है? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। कहां पे बदलता है? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीमो और ग्लोबिन से। हीमो मतलब होता है आयरन, हीमो मतलब क्या होता है? आयरन। और ग्लोबिन मतलब होता है अमीनो एसिड, ग्लोबिन मतलब होता है अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड जो होते हैं या ग्लोबिन जो होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। नॉर्मली दो अल्फा होते हैं और दो बीटा चेन होती हैं। दो अल्फा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं, ठीक है। दो अल्फा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं। और जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर डेल्टा होती है। उसके अंदर कौन सी होती है? डेल्टा होती है। तो उसके अंदर डेल्टा भी होती है। तो यहाँ पे डेल्टा सिर्फ किस में देखने को मिलती है? बच्चों में जो पैदा हुए हैं या जो अभी मदर के वॉर्म में है, उनमें डेल्टा भी देखने को मिलती है। तो ये सब में देखने को नहीं मिलती। नॉर्मली कौन सी देखने को मिलती है? दो अल्फा दो बीटा देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन के साथ अमीनो एसिड की चेन। अब ये बताओ, ये डिसऑर्डर कौन सी चेन पे? अल्फा पे, बीटा पे? बीटा पे। कहां पे? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। अब बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होती है अराउंड 140 से 144 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। मतलब 144 अमीनो एसिड ऑर्डर में लगे हुए होते हैं, और वो क्या बन जाती है? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन बन जाती है। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं, इनका ऑर्डर क्या होता है? तो इनका ऑर्डर होता है VHL, TP GG, VHL TP GG। तो ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है पहले से याद करेंगे सारे बच्चे, VHL TP GG। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर देखेंगे, इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे बताओ क्या दिख रहा है? इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर
इन विच पॉइंट म्यूटेशन अकर एट सिक्स्थ पोजीशन, एट, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा एट सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन कौन सी जगह पे हो रहा है? सिक्स्थ पोजीशन पे हो रहा है। तो सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है? जी। कौन सा है? जी। इसमें गड़बड़ हो रही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कौन कौन सा अमीनो एसिड है। तो वी का मतलब होता है वैलिन, क्या होता है? ठीक है। एच का मतलब होता है हिस्टिडीन, इसका मतलब होता है ल्यूसीन, इसका होता है थ्रियोनिन, इसका होता है प्रोलीन, और इसका मतलब होता है ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। यहाँ लिखेंगे ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, तो ये हो गया यहाँ पे चेन। अब ये चेन जरा जल्दी याद करें सारे बच्चे, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मल चेन। तो ये क्या हो गई? नॉर्मल बीटा चेन। दिस इज नॉर्मल बीटा चेन, नॉर्मल बीटा चेन। थ्रियोनिन, ठीक है, THREONINE, थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन। जल्दी याद करो नॉर्मल चेन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बन, तो यहाँ पे क्या होता है, जरा ध्यान दो सारे बच्चे। तो यहाँ पे होता है कि जो ये ग्लूटामिक एसिड होता है, इसको जो डीएनए बना रहा होता है, उस डीएनए का कोड होता है, CTC। क्या होता है? तो ये डीएनए के अंदर कौन कौन से बेस पेयर होते हैं? एटी और जीसी। कौन से होते हैं? एटी, जीसी। डीएनए जो होता है वो दो बेस पेयर से मिलके बना हुआ होता है। ए बॉन्ड करता है टी से और जी बॉन्ड करता है सी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? सी टी सी। तो सी के आगे कौन आएगा? जी। टी के आगे आएगा ए और इसके आगे आएगा जी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर होता है? यहाँ पे ऑर्डर होता है सी टी सी। तो डीएनए का जो टुकड़ा इसे बना रहा होता है वो कोड क्या होता है? सी टी सी। अब एक डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? तो आरएनए में कोड क्या होते हैं? ए बॉन्ड करता है यू से और जी बॉन्ड करता है सी से। तो जी बॉन्ड करता है सी से, ये तो कॉमन है, पर ए में टी की जगह क्या आ जाता है? यू आ जाता है आरएनए के केस में। किसके केस में? आरएनए के केस में। डीएनए के केस में क्या बताया मैंने शेफ भैया? कौन कौन बॉन्ड करता है? ए बॉन्ड करता है टी से और जी बॉन्ड करता है सी से, और आरएनए में ए बॉन्ड करता है यू से और जी और सी क्या रहता है? सेम रहता है। ये किसके लिए हो गया? आरएनए के लिए हो गया। समझ में आ गई बात? अब जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के अंदर ही क्या आएगा? जीन। डीएनए के अंदर क्या आएगा? जीन आएगा। ये जो जीन है ये अपने कोड्स को किसके पास भेजता है? ये अपने कोड्स को भेजता है आरएनए के पास। किसके पास भेजता है? आरएनए के पास। तो जीन से मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। तो एक डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा? तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है AGCTC। क्या लिखा है? AGCTC। अब मैंने बोला इससे आरएनए बनाओ, तुम बोलो सर ए की जगह यू आ जाएगा, जी की जगह सी आ जाएगा, सी की जगह जी आ जाएगा, टी की जगह ए आ जाएगा और सी की जगह जी आ जाएगा। तो यहाँ पे तुमने ए की जगह क्या, टी की जगह क्या लगा दिया? यू, और बाकी क्या हो गए? उसी के अकॉर्डिंग हो गए जैसे होता है। सी की जगह जी, सी की जगह कौन आता है? जी। टी की जगह ए आ गया। समझ में आया? तो ये क्या बन गया यहाँ पे? आरएनए। ये क्या बन गया यहाँ पे? आरएनए। सेम इस पे ध्यान दो, सी से अगर आरएनए बनाना तो सी का उल्टा क्या होता है? जी। टी का उल्टा क्या होता है? ए, और सी का उल्टा क्या होता है? जी। तो ये बन गया यहाँ पे कोडोन। क्या बन गया? कोडोन, मतलब आरएनए का एक हिस्सा। आरएनए का एक हिस्सा। तो कोडोन किसके अंदर होते हैं? आरएनए में। तो जीन जो होता है अपनी इंफॉर्मेशन को भेजता है आरएनए के पास, फिर वो जो आरएनए होता है उस इंफॉर्मेशन से बनाता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कौन सा बनवाता है? जीएजी, ग्लूटामिक एसिड। जीएजी कौन सा अमीनो एसिड बनाता है? ग्लूटामिक एसिड। अब मान लो किसी पर्सन को होगी सिकल सेल अनीमिया, तो क्या हो गई? सिकल सेल अनीमिया होगी। तो सिकल सेल अनीमिया में क्या होगा? सिकल सेल अनीमिया में इसका नाम हो जाएगा HbS। इसका सिंबल हो जाता है HbS। फिर आएगा वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, है ना। थ्रियोनिन के बाद क्या आएगा? प्रोलीन, और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पे कोई और अमीनो एसिड आ जाएगा। तो VHLTP, और यहाँ पे आ जाता है वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ गया यहाँ पे? वैलिन आ गया एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। क्यों आ गया भाई? इसका रीजन समझो।
तो इसका रीजन क्या है, जैसे यहाँ पे CTC था तो टी पे हो गया पॉइंट म्यूटेशन से, अब क्या हो गया टी पे पॉइंट म्यूटेशन। रेडिएशन ने टी की जगह कर दिया ए, क्या कर दिया टी की जगह ए, तो ये यहाँ पे टी था और म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया ए आ गया। ठीक है भाई गौरव, समझ में आया? अब बताओ गौरव ये जीन है तो इससे क्या बनेगा, एक आरएनए बनेगा। क्या आरएनए बनेगा बताओ, जी यू जी ये बनेगा। क्या इस वाले से और इस वाले में फर्क है, ऊपर GAG जा, यहाँ पे क्या हो गया GUG हो गया। GUG जो होता है ये कोडोन जो होता है ये अमीनो एसिड बनाता है जिसका नाम होता है वैलिन। कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, वैलिन। तो GUG कोड करता है कौन सा अमीनो एसिड के लिए, वैलिन। तो यहाँ पे समझ में आया पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन में एक, हाँ GUG एक कोडोन है। कोडोन क्या होता है, 3 बेस पेयर, आरएनए के 3 बेस पेयर एक साथ क्या बनाते हैं, कोडोन। आरएनए के अंदर 3 बेस को एक साथ कोडोन कहते हैं। ये कब समझ में आएगा, अगले चैप्टर में है इसके बारे में। ठीक है, अभी बस ये बता रहा हूं कि 3 बेस को, जब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए के अंदर 3 बेस को एक साथ क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो क्या हुआ, यहाँ पे GAG कोडोन था। GAG कोडोन कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है, ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पे GAG की जगह GUG हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसका कोड चेंज हो गया है ना, तो कोड चेंज हुआ तो रिजल्ट चेंज हो गया। समझ में आ रही बात? तो सारा खेल वहीं से है कि जीन खराब हुआ तो जीन खराब हुआ, तो कोडोन खराब हुआ, कोडोन खराब हुआ तो प्रोटीन खराब हुआ। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। समझ में आ गई बात? तो फिर दोबारा देखो डेफिनेशन, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पे। ठीक है, लिखो, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके जीनोटाइप भी लिख देता हूं, कौन कौन से होते हैं जीनोटाइप, कौन कौन से होते हैं इसके। तो जीनोटाइप होते हैं भाई इसके HbA ये नॉर्मल कहलाएगा। HbS, देखो S वाला कौन सा होता है, सिक्कल। ठीक है, तो HbS और HbA, A वाला कौन सा होता है, नॉर्मल, अगर ध्यान दिया हो, है ना। तो ये 50% क्या हो गया, सिक्कल सेल। 50% क्या हो गया, सिक्कल सेल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और ऑटोसोम में कैरियर नहीं होता। ठीक है, और जो सेक्स लिंक था उसमें क्या पाया जाता था, कैरियर। HbS और HbS, तो कितना सिक्कल सेल हो गया, ये 100% क्या हो गया, सिक्कल सेल। ठीक है, चाहे मेल और फीमेल, उससे मतलब नहीं है, ये क्या हो गया 100% सिक्कल सेल एनीमिया हो गई। ठीक है, 100% क्या होगी, सिक्कल सेल एनीमिया। अब एक क्रॉस करके दिखाओ, क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेल जो है, मेल इज 50% सिक्कल सेल एनीमिया है, और फीमेल है वो नॉर्मल है, फीमेल इज नॉर्मल, फीमेल इज नॉर्मल। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चों को सिक्कल सेल एनीमिया होने की। सिक्कल सेल एनीमिया के लिखेंगे सिम्टम। तो अगर किसी को सिक्कल सेल एनीमिया हो गई तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तो सिम्टम्स में लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो O2 कैरिंग कैपेसिटी जो होगी, O2 कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बॉडी की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो बॉडी को, टिश्यूज को क्या मिलेगा, कम ऑक्सीजन मिलेगा। टिश्यू गेट लेस ऑक्सीजन, टिश्यू गेट लेस ऑक्सीजन। अगर हमारी बॉडी पार्ट्स को कम ऑक्सीजन मिलेगा तो कम ऑक्सीजन में हमें क्या हो जाएगा, फैटिग। क्या हो जाएगा, फैटिग। अगर तुम्हें याद हो कि जब तुम भाग रहे हो और भागते हुए तुम्हारी बाद में मसल में दर्द हो रहा है, तुम बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज कर रही हो, तुम्हारी मसल्स में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारी मसल क्या हो जाती है, फैटिग हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाता है बॉडी में तो हमारी बॉडी में एक लैक्टिक एसिड नाम से क्या बनता है, केमिकल। तो तुम्हारी बॉडी में तो नेचुरली ऑक्सीजन कम है, और नेचुरली ऑक्सीजन कम है तो तुम्हें क्या होगा, फैटिग होगा। तो फैटिग होगा तो तुम्हारी बॉडी जल्दी थक जाएगी बाकी लोगों के हिसाब से। ठीक है, हाँ नहीं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ऑटो कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से टिश्यू को क्या हो गया, टिश्यू गेट लेस ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन मिलेगा तो फैटिग होगा। क्या होगा, फैटिग होगा। और जिसको भी सिक्कल सेल एनीमिया होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे अलग से। ठीक है, ये तो 3 सिम्टम हो गए। इसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे, सिक्कल सेल्ड आरबीसी जो होती है, ठीक है, एस सेल्ड आरबीसी जो होती है, इसको कौन नहीं अफेक्ट कर पाता, मलेरिया पैरासाइट इसे अफेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम, इसको अफेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम
कैन नॉट ग्रो इन इट, कैन नॉट ग्रो इन इट, इसके अंदर क्या नहीं हो पाता, ग्रो नहीं हो पाता, कैन नॉट ग्रो इन इट। तो सिकल सेल आरबीसी जो होती है इसमें मलेरियल पैरासाइट ग्रो नहीं हो पाता। तो इससे फायदा क्या है भाई, फायदा ये है कि जो अफ्रीका होता है, इन अफ्रीका, ठीक है, इन अफ्रीका मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो होता है वो फैटल होता है। मलेरिया कैसा होता है, फैटल होता है, जानलेवा होता है, ठीक है। तो अफ्रीका में मोस्टली पॉपुलेशन जो है, ठीक है, मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो 50% सिकल सेल है, ठीक है। मोस्टली पॉपुलेशन क्या है, 50% क्या है, सिकल सेल है, जिसकी वजह से उनके अंदर कौन नहीं कर, नेचुरली उनको क्या नहीं हो सकता, मलेरिया नहीं हो सकता, नेचुरली क्या नहीं हो सकता, मलेरिया नहीं हो सकता। ऐसा उनको नेचर ने ही ऐसा बना दिया है, ठीक है, कि उनके अंदर 50% सिकल सेल एनीमिया। देखो जिसके अंदर 100% सिकल सेल एनीमिया है वो तो मर जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो वो तो चाहे मलेरिया हो या ना हो अभी खत्म ही है। जिसको 50% है वो बचा रहेगा, और जिसको 0% है उसको मच्छर मार देंगे, ठीक है। हाँ, वो होता ही है कि भाई जोन वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इंडिया जैसा बोला जाए तो इंडिया में सिर्फ अपना पुटकला ही थोड़ी है, विक्टोरिया लेक ही थोड़ी है पुटकला में, और भी लेक हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए वहां पे भी अफ्रीका में एक जोन है जहाँ पे ऐसा होता है, बाकी जोन में नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया यहाँ पे अबाउट सिकल सेल अनीमिया। तो एक क्रॉस, सही है भाई, घुमा आगे बढ़े। तो ये क्रॉस समझ में आया सबको, ठीक है। एक क्रॉस और करके दिखाओ, यहाँ पे 50% सिकल सेल मेल है, 50% फीमेल है, तो क्या होगा, 50% मेल सिकल सेल और फीमेल भी 50% सिकल सेल है। दिखाओ ना चाइल्ड्स में क्या आएगा रिजल्ट, सिम्टम लिख लिए थे, यहाँ आकृति। तो मैं पहला वाला क्रॉस कर रहा हूँ जो सबसे पहले दिया था मैंने। तो मेल 50% आएगा, तो इसका सिंबल आएगा HbS और HbA। यहाँ पे कहीं भी X और Y क्रोमोसोम नहीं लिखना होता, ठीक है भाई गौरव। क्यों नहीं लिखना होता बताओ, यहाँ पे X और Y क्रोमोसोम क्यों नहीं लिखना होता, क्योंकि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है भाई। एक पूरा है, एक अफेक्टेड है, दो कैरियर है और एक नॉर्मल है। HbS और HbA, HbA और HbA, HbS और HbA, HbA और HbA, ये पहला सवाल है जो पहला दिया था। तो इसमें 50% क्या थे, नॉर्मल, और इसमें 50% क्या थे, 50% अफेक्टेड, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या चांसेस है कि तुम जो चाइल्ड हैं उनको 50% चांस है कि सिकल सेल एनीमिया 50% हो सकती है, और 50% चांस है कि बच्चा नॉर्मल हो सकता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे जो अभी सवाल दिया। तो मैंने अभी सवाल दिया कि दोनों क्या है, 50%, दोनों 50% है, कैरियर तो होता ही नहीं इसमें, तो दोनों क्या हो गए 50%। तो मैंने दोनों के सिंबल लिख दिए भाई, सक्षम समझ में आ रहा है। तो पहले वाले में आएगा HbS और HbS, ये बच्चा तो गया, ठीक है, ठीक है। HbS और HbA, ये बच गया, ठीक है। HbS और HbA और HbA और HbA, तो एक 25% चांस है कि बच्चा नॉर्मल होगा, 50% चांस है कि बच्चा सिकल सेल अनीमिया 50% वाला होगा, ठीक है। और 25% चांस है कि बच्चा डेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका चाइल्ड 25% चांस है कि नॉर्मल होगा, 25% चांस है कि डेड होगा, और 50% चांस है कि क्या हो सकता है, 50% सिकल सेल एनीमिया होगा। बोलो आकृति क्या कह रहे हो, 100%। अब मैं तुम्हारा गला दबा दूं, ठीक है, और नाक भी दबा दूं साथ में, तुम सांस कहाँ से लोगे, फिर नहीं ले पाओगे ना। तो जब सांस ही नहीं लोगे तो कितनी देर जिंदा रहोगे, हैं? नहीं, सवाल सिकल सेल एनीमिया 100% का है, बताओ 100% सिकल सेल एनीमिया है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी गई, सारी आरबीसी अफेक्टेड है। 50% में कितनी आरबीसी अफेक्टेड है, 50%। 100% में कितनी आरबीसी अफेक्टेड है, 100%। और जब सारी आरबीसी अफेक्टेड है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कोई कैरी करने वाला होगा ही नहीं, और ऑक्सीजन कैरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी जल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं जिसका नाम है फिनाइलकीटोनुरिया। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं तुम पिलियोट्रॉफी में। तो ये डी है, कौन सी डिजीज है, डी। पहली कलर ब्लाइंडनेस थी,
फिर हीमोफीलिया दी, फिर सिक्कल सेल एनीमिया दी, अब कौन है, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया, तो ये मैंने पढ़ाई थी तुम्हें पिलियोट्रॉफी में, ठीक है। इवन सिक्कल सेल एनीमिया भी पिलियोट्रॉफी का एक एग्जांपल है। उसमें भी क्या हो रहा है, एक जीन की वजह से मल्टीपल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट पढ़ाया था, उसका नाम पिलियोट्रॉफी था, जिसमें बताया था एक जीन की वजह से मल्टीपल क्या आ रहे हैं, करेक्टर। तो यहाँ पे देखो एक जीन इफेक्ट हुआ था, ए, टी की जगह क्या आ गया था, ए, और उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गई, टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिला, फैटीग हो गया, और आरबीसी सर्वाइव कर पा रही है मलेरिया के अंदर। तो ये एक जीन की वजह से हुआ ना इतनी सारी चीजें। तो वन जीन जब मल्टीपल इफेक्ट करता है तो उसे पिलियोट्रॉफी कहते हैं। और पिलियोट्रॉफी का एक एग्जांपल तुम्हारे सामने कौन है, फिनाइल कीटोनूरिया। तो फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड, फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड, फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू, ठीक है, नॉट कन्वर्टेड इनटू, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाता किसके अंदर, टायरोसिन अमीनो एसिड के अंदर, टायरोसिन अमीनो एसिड के अंदर, टायरोसिन अमीनो एसिड के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। किस वजह से, ड्यू टू म्यूटेशन इन एंजाइम जीन, ड्यू टू म्यूटेशन इन एंजाइम जीन, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है, उसके एंजाइम के जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन, और वो जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब ये जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये क्या हो जाता है, absent हो जाता है, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या हो जाता है, absent हो जाता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम absent हो जाता है। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस टायरोसिन अमीनो एसिड नॉट फॉर्म, ये बन नहीं पाता। तो दोबारा बताता हूँ क्या होता है, फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड, ठीक है, फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड टायरोसिन अमीनो एसिड में फॉर्म नहीं हो पाता है, टायरोसिन अमीनो एसिड में फॉर्म नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, ड्यू टू म्यूटेशन इन एंजाइम जीन, ड्यू टू म्यूटेशन इन एंजाइम जीन। एंजाइम कौन सा होता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये एंजाइम एब्सेंट होता है तो इसकी वजह से कौन सा अमीनो एसिड नहीं बन पाता, टायरोसिन अमीनो एसिड। टायरोसिन अमीनो एसिड कहां से बन रहा है, वो बन रहा है फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड से, ठीक है। नॉर्मली फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड टायरोसिन में बदल जाता है, पर इसका अगर जीन खराब हो जाता है एंजाइम का, तो ये जीन खराब होने की वजह से टायरोसिन नहीं बन पाता है। तो नहीं बन पाता तो फिनाइल अलानिन क्या हुआ, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट इन बॉडी, तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और बॉडी के अंदर अगर ये एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले ब्रेन डैमेज करेगा। क्या करेगा, कज ब्रेन डैमेज, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। तो कज ब्रेन डैमेज, देन ब्रेन डैमेज की वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, पर्सन जो होगा मेंटली इल हो जाएगा, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये हो गए यहाँ पे 2 पॉइंट्स। इसके बाद टायरोसिन अमीनो एसिड जो होता है ये पिगमेंट्स बनाता है हमारी स्किन पे, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, डीपिगमेंटेशन हो जाएगी, पिगमेंटेशन हो जाएगी, बॉडी में जगह जगह सफेद दाग हो जाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, डीपिगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। और जो ये एक्सेस फिनाइल अलानिन है, ठीक है, ये यूरिन से बाहर आएगा तो किडनी को खराब करेगा। तो ये क्या करेगा, एक्सेस जो ये बनेगा, एक्सेस एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, तो जो ज्यादा बनेगा ये, क्योंकि ये बन तो रहा नहीं है टायरोसिन में, तो एक्सेस कहां से एक्सक्रीट होगा, यूरिन से, जिसकी वजह से किडनी को क्या होगा, डैमेज होगा, ठीक है। तो ये हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। बस इतना ही था, इतना ही पहले पढ़ाया था, इससे ज्यादा ही पढ़ाया था पहले तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे ये मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसके एंजाइम में क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बन नहीं रहा, और बन नहीं रहा तो यहाँ पे टायरोसिन नहीं बन पा रहा फिनाइल अलानिन से। समझ में आया सब क्या हुआ, फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड टायरोसिन में नहीं बदल पाया। क्यों नहीं बदल पाया, क्योंकि इसका एंजाइम एब्सेंट है। एंजाइम क्यों एब्सेंट है, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है और इसको बनाने वाला जीन में दिक्कत हो गई है, तो जीन में दिक्कत हो गई तो उसके एंजाइम में दिक्कत हो गई।
और एंजाइम में दिक्कत होगी तो टायरोसिन नहीं बना, तो इसकी वजह से क्या हुआ भाई, ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग गया, टायरोसिन में बदला नहीं, तो बॉडी में क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो ब्रेन डैमेज करा, मेंटल रिटार्डेशन करा, डीपिगमेंटेशन करा। डीपिगमेंटेशन का रीजन ये होता है टायरोसिन, टायरोसिन नहीं बन रहा तो पिगमेंट्स नहीं बन रहे, और एक्सेस किडनी से जाएगा तो किडनी डैमेज होगा। लिख लो जल्दी से। तो हमने 2 डिसऑर्डर पढ़ लिए, इसकी डेफिनेशन लिख लो साइड में, फिनाइलकीटोनुरिया की। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, तो लिखो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इन विच फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, ठीक है, वो नहीं बनता है, ठीक है। तो नॉट फॉर्म या अब्सेंट हो जाता है, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या होता है, नॉट फॉर्म, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई, क्योंकि उसका जीन अफेक्टेड हो जाता है, क्लियर है। तो अगर ये एंजाइम गायब हो गया तो फिनाइल अलानिन क्या नहीं हो पाता, टायरोसिन में नहीं बदल पाता। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता। इसकी वजह से क्या होगा भाई कार्तिक बताओ, ड्यू टू दिस फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड, ड्यू टू दिस फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड किसमें नहीं बदल पाएगा, हाँ, तो ड्यू टू दिस फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू टायरोसिन अमीनो एसिड, ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड। तो ये हो गया यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। अब ये कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है, ठीक है। तो ये अकर होता है एट क्रोमोसोम नंबर 12, क्रोमोसोम नंबर 12। तो ये जो डिसऑर्डर होता है ये कौन से क्रोमोसोम पे पाया जाता है, 12वें क्रोमोसोम पे पाया जाता है, मतलब इसका जीन जो होता है वो 12वें क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया फिनिश। अब आते हैं हम नेक्स्ट डिसऑर्डर पे, सिकल सेल एनीमिया में भी शायद उसका क्रोमोसोम नंबर कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है सिस्टिक फिब्रोसिस, उसका पूछा नहीं होगा ना कभी, जैसे एग्जाम्स में अगर पूछता है जब ही ऐड करता हूँ मैं ज्यादातर। ये ऑटोसोमल रिसेसिव, हाँ, इससे पहले वाला भी ऑटोसोमल रिसेसिव था, ये वाला भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, इससे अगले वाला भी कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड 2 ही थे, ठीक है, एक था कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा था हीमोफीलिया। तो अब आएगा सिस्टिक फिब्रोसिस, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो सिस्टिक फिब्रोसिस जो होता है ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है, ठीक है। तो अकर एट क्रोमोसोम 7, अकर एट क्रोमोसोम नंबर 7, तो क्रोमोसोम नंबर 7 पे होता है ये सिस्टिक फिब्रोसिस। और इसमें क्या होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस में ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और इसमें CFTR जीन इफेक्ट होता है। तो अगर एट क्रोमोसोम नंबर 7 इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच CFTR जीन अफेक्टेड, इन विच CFTR जीन अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, CFTR जीन अफेक्टेड। अब इस CFTR जीन की फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी एंट्रेंस में, तो इसका फुल फॉर्म होती है सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस। अब तो बच्चे को लगता है इजी होगी सिस्टिक फिब्रोसिस। अब T और R देखो, ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, रेगुलेटर, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, ये पूरा नाम होता है इसका, ठीक है, कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। अब ये जीन जब एब्सेंट हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है, बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाती है म्यूकस की, ठीक है। बॉडी में सिम्टम क्या आता है, इसका सिम्टम होता है कंडक्टेंस के बाद लिखा हुआ है रेगुलेटर, तो यहाँ पे सिम्टम होता है एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन बॉडी, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन बॉडी। म्यूकस क्या होता है, सर्दियों में जो नाक से निकलता है, ठीक है, थोड़ा येलोइश, वो म्यूकस है ना। तो किसी को जुकाम हो तो दिखाना सबको। तो म्यूकस जो होता है, हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन बॉडी। म्यूकस क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है।
देख रहे हो, इसमें भी प्रोटीन है, ठीक है, ग्लूकोज और प्रोटीन ग्लूकोज और प्रोटीन ग्लाइको बताना पड़ेगा भाई अब तो। चलो तो ये हो गया, इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या क्या बताया, सिस्टिक फिब्रोसिस अगर होती है क्रोमोसोम नंबर 7 पे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें CFTR जीन अफेक्ट होता है और इसमें बॉडी में क्या एक्यूमुलेट हो जाता है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। इसमें एक चीज और लिखनी है, यहाँ पे कौन सा म्यूटेशन होता है, यहाँ पे होता है डिलीटेशन म्यूटेशन। यहाँ पे क्या होता है, डिलीटेशन म्यूटेशन होता है, डिलीटेशन म्यूटेशन होता है यहाँ पे, इस जीन के अंदर होता है डिलीटेशन म्यूटेशन। तो इसमें डिलीटेशन म्यूटेशन होता है इस जीन में, इस वजह से ये जीन खराब हो जाता है। एक डिसऑर्डर रह गया, मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसका नाम है थैलासीमिया। हाँ ये तो है, सुनाने के टाइम पे नहीं आएगा ये सब, याद नहीं। या क्या बनेगा, तो मान लो 144 अमीनो एसिड है अल्फा और बीटा चेन में, अल्फा में और बीटा में 144 144, ठीक है। तो 144 अमीनो एसिड गायब अल्फा के, तो उसे अल्फा थैलासीमिया कहेंगे। मान लो बीटा के सारे अमीनो एसिड गायब, तो बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। अब मान लो बीटा थैलेसीमिया में तुम कह रहे हो सर आधे बने बीटा थैलेसीमिया में और एक कंडीशन में कुछ भी नहीं बने, एक में मान लो 70 बने हैं 1% में और दूसरे में 0 बने हैं, तो उसे कहेंगे बीटा थैलेसीमिया माइनर, और जिसके अंदर बिल्कुल नहीं बने उसे कहेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर। समझ में आ गई बात। अब मान लो बच्चे की डेल्टा चेन में हो गया, तो क्या कहेंगे, डेल्टा थैलेसीमिया। क्या कहेंगे, डेल्टा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो होती है कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, डेल्टा थैलेसीमिया। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि अमीनो एसिड या तो कम बनते हैं या बनते ही नहीं है। सिकल सेल एनीमिया में क्या था कि अमीनो एसिड दूसरा आ गया था, कम ज्यादा नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, ज्यादा नहीं हो रहा, कम हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया की डेफिनेशन होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, it is a autosomal recessive disorder, it is a autosomal recessive disorder, autosomal recessive disorder। क्या हो गया भाई, हैं बस ठीक है। इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच incomplete globin form or not form, incomplete globin form और नॉट फॉर्म, ठीक है, या तो ग्लोबिन इनकम्प्लीट फॉर्म होंगे या फॉर्म ही नहीं होंगे, ठीक है। तो थैलेसीमिया होता है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसके अंदर इनकम्प्लीट ग्लोबिन फॉर्मेशन होती है या ग्लोबिन फॉर्म होते ही नहीं है, ठीक है। अब जो थैलेसीमिया होती है डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे होती है, इसका रीजन कोई बताएगा मुझे, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे क्यों होगी, किसने गैस करा इस बात को, बताओ भाई, बताओ गौरव, सिर्फ दांत ही निकालोगे, बताओगे भी, बताओ डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे क्यों होगी है, क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। कब, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स है, तो अल्फा के लिए अलग क्रोमोसोम होगा, बीटा के लिए अलग क्रोमोसोम होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अल्फा थैलेसीमिया, इसके अंदर क्या होगा, अल्फा चेन कम बनेगी या नहीं बनेगी, इसमें क्या होगा, बीटा चेन कम बनेगी या नहीं बनेगी, इसके अंदर डेल्टा चेन कम बनेगी या नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जो अल्फा थैलेसीमिया होता है इसमें लिखोगे अकर एट क्रोमोसोम नंबर 16, तो यहाँ पे लिखेंगे अकर होती है एट क्रोमोसोम नंबर, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होती है, 16 पे, तो अकर एट क्रोमोसोम नंबर 16। और जो इसके जीन होते हैं, जीन अफेक्ट जो होते हैं, उनका नाम होता है जीन अफेक्टेड आर, जीन अफेक्टेड आर। कौन से जीन अफेक्टेड होते हैं, HbA1, HbA1 और HbA2। किसी को याद है नॉर्मल चेन जो होती थी उसे क्या कहते थे, HbA। तो HbA1 और HbA2, ठीक है, HbA1 और HbA2 जीन इसमें क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो चेन के अकॉर्डिंग ही जीन का नाम पड़ा है, जिसको ना याद आए तो चेन याद कर लेना, याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी
अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फा चेन जो होगी, डेफिनेशन अल्फा चेन गेट रिड्यूस्ड और नॉट फॉर्म, गेट रिड्यूस और नॉट फॉर्म। ठीक है, या तो अल्फा चेन रिड्यूस हो जाएगी या नहीं बनेगी। ठीक है, अल्फा चेन रिड्यूस हो जाएगी या नहीं बनेगी, तो अल्फा चेन गेट रिड्यूस और नॉट फॉर्म, जिसकी वजह से कौन एक्सेस में हो जाएगा, ड्यू टू दिस कौन सी चेन एक्सेस में हो जाएगी, बीटा चेन। ड्यू टू दिस बीटा चेन बिकम इन एक्सेस, ये ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बिकम इन एक्सेस, ये ज्यादा हो जाएगी। एंड इट फॉर्म अनस्टेबल टेट्रामर, एंड इट फॉर्म अनस्टेबल टेट्रामर। तो जो बीटा चेन होगी वो क्या बना लेगी गौरव, अनस्टेबल टेट्रामर्स, अनस्टेबल टेट्रामर। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार, क्या होता है, चार। तो इसे कहेंगे कोल्ड हीमोग्लोबिन H, इसे हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन H। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का नाम हो जाएगा हीमोग्लोबिन H। तो मतलब यहाँ पे जो बीटा चेन होगी वो बीटा चेन दो बीटा चेन आपस में बेंड हो जाएंगी, और बेंड होके दो की जगह कितनी हो जाएंगी, चार, दो की जगह कितनी हो जाएंगी, चार। तो इसे कहेंगे हीमोग्लोबिन H। तो ड्यू टू दिस बीटा चेन जो होगी वो एक्सेस में हो जाएगी एंड इट फॉर्म अनस्टेबल टेट्रामर, जिसे हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन H कहेंगे। बताओ समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बीटा चेन होगी भाई भव्य, कितनी बीटा चेन होगी, चार। कितनी चेन होगी, चार बीटा चेन हो गई। ठीक है, चार बीटा चेन होगी। अब यहाँ पे ये बीटा चेन का क्या दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम क्या भाई, इसकी कमी कौन पूरा करेगा, बीटा। तो बीटा क्या दिक्कत करेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन से इरिवर्सिबली बाइंड हो जाएगा। तो ये इट बाइंड विद ऑक्सीजन इरिवर्सिबली। तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है भाई, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हीमोग्लोबिन, तुमने सांस ली, हीमोग्लोबिन H थी, कौन सी थी, थैलेसीमिया अल्फा। हीमोग्लोबिन H ने क्या पकड़ लिया, ऑक्सीजन। टिश्यू के पास गया, टिश्यू कह रहा ऑक्सीजन दे दे, नहीं दे रहा, क्यों, छोड़ ही नहीं पा रहा उसे। क्या नहीं कर पा रहा उसे, छोड़ ही नहीं पा रहा। छोड़ क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि बाइंड कैसे कर चुका है ये, इरिवर्सिबली। तो इसमें ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रही है, पर हीमोग्लोबिन किसे नहीं दे पा रहा, टिश्यू को। ऑर्गन्स और टिश्यू को दे ही नहीं पा रहा। जब ऑर्गन टिश्यू को नहीं दे पा रहा तो ऑर्गन टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज हो जाएंगे तो डेथ हो जाएगी पर्सन की। समझ में आया। ठीक है, हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की मसल डैमेज ही तो होती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये होता है यहाँ पे थैलेसीमिया अल्फा। ठीक है, तो थैलेसीमिया अल्फा क्रोमोसोम नंबर 16, जीन HbA1 HbA2। डेफिनेशन अल्फा चेन जो होगी वो अब्सेंट हो जाएगी या नहीं बनेगी। अल्फा अब्सेंट हो जाएगी तो ज्यादा कौन हो जाएगी, बीटा। बीटा ज्यादा हो जाएगी तो क्या बना लेगी, अनस्टेबल टेट्रामर या हीमोग्लोबिन H। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, 4 बीटा कहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ O2 क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, और इरिवर्सिबल हो जाएगा तो टिश्यू को क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन, पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इसका स्टेटमेंट। तो इसमें ये लिखा जाता है अगर ऑक्सीजन जो है इरिवर्सिबल बाइंड होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा हो जाएगा, बिकम एबनॉर्मल। अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, 11th में पढ़ाया था। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैसे बाइंड करता है, एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैसे बाइंड करता है, उस कर्व को कहा जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये सिग्मोइड होता है। कैसा होता है ये, सिग्मोइड होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4O2 मतलब HbO8 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ सकती है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन जोड़ सकती है, 8। तो जब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा और ऑक्सीजन का प्रेशर रहा होगा 40, 60, 80। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रहा होगा, 100। तो ऑक्सीजन के 100 के प्रेशर पे सारे के सारे ऑक्सीजन क्या कर गए, जुड़ गए। हीमोग्लोबिन के साथ सारे ऑक्सीजन क्या कर गए, जुड़ गए। तो यहाँ पे कर्व कैसा बना, सिग्मोइड। और इसके बाद बताओ यहाँ पे, ये बताओ ये जो कर्व है ऊपर जाके कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 8 के अलावा और जुड़ ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा था, 2 जुड़ा था, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद कोई ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं सकता एक हीमोग्लोबिन से। तो कर्व क्या हो गया, कांस्टेंट। कर्व कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो कर्व ऊपर जाके कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे जो ये हीमोग्लोबिन है उससे ये जुड़ गया और ये नया ऑक्सीजन जोड़ ही नहीं पा रहा, तो कर्व कैसा चलता रहेगा, सीधा चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। मतलब ये कर्व कैसा हो गया, एबनॉर्मल। कैसा हो गया, एबनॉर्मल। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा हो गया,
एबनॉर्मल हो गया। समझ में आ गई बात, 11th का कंसेप्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या लिखेंगे, अकर होती है क्रोमोसोम 16 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अकर होती है कौन से क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 16 तो हो गया, 11 पे, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। इसका जो जीन होता है भाई, इसका जीन होता है HBB जीन, तो इसका जीन होता है HBB जीन, वहां पे HBA था और यहाँ पे कौन सा होता है HBB जीन, तो इसका जीन होता है HBB। तो ये हो गया यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया जो होता है इसके कितने टाइप्स बताए थे बताओ, दो, कितने टाइप्स बनाए थे, दो बताए थे। तो एक मैंने बताया था इसका माइनर और एक बताया था मेजर। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया माइनर। माइनर में क्या होगा गौरव, थोड़ी बहुत चेन बनेगी, है ना, और मेजर में क्या होगा गौरव, चेन बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बीटा चेन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मेजर में क्या होगा, दोबारा बताओ गौरव, बिल्कुल भी कौन सी चेन नहीं बनेगी, बीटा चेन। तो यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नो, इसमें लिखेंगे सम बीटा चेन फॉर्म, कुछ बीटा चेन क्या होगी, फॉर्म होगी, ठीक है, सम बीटा चेन फॉर्म। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटा चेन क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, बीटा चेन क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। अब बीटा चेन एब्सेंट हो गई तो यहाँ पे एक्सेस में कौन हो गया, अल्फा, एक्सेस में कौन हो गया, अल्फा हो गया। और जब अल्फा एक्सेस में हो जाता है तो आरबीसी डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्यू टू दिस आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, ड्यू टू दिस आरबीसी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। यहाँ पे आरबीसी की मेम्ब्रेन फट जाती है, और आरबीसी की मेम्ब्रेन फट गई तो क्या ऑक्सीजन कैरी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया, ये क्या हो गया, बीटा थैलेसीमिया। गौरव समझ में आया, सक्षम आ रहा समझ में। अब आते हैं डेल्टा थैलेसीमिया। तो डेल्टा थैलेसीमिया में लिखेंगे सेम एज बीटा बट अकर एट डेल्टा, बट अकर एट डेल्टा, खत्म, ठीक है। तो ये सेम होती है बीटा की तरह, पर कहाँ पे होती है, डेल्टा। नहीं, कुछ नहीं है इसमें, डेल्टा वाली आती भी नहीं है, अल्फा और बीटा ही आती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर कंप्लीट, ठीक है।